अगर आप भी कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्ज़ाम्स की तैयारी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना तैयारी करने के लिए आप जब जाते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं। क्यों? क्योंकि बैकअप नहीं बना होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पुख्ता जानकारी में रखना, तो प्रिस्टाइन क्लासेस आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिजल्ट में आपको जो मिलेगा वो बहुत बेहतरीन नॉलेज होगा। और इसी के साथ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक पहले की भी वीडियो है जिसमें आपको एनालिसिस करके बताया गया है पूरे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कैसे आते हैं, टॉपिक्स कौन से कवर होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के प्रिस्टाइन क्लासेस हमारे चैनल है, उस पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हमारी उपलब्धता है कहाँ कहाँ, तो हम YouTube पे उपलब्ध हैं प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से, आप हमें विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम पे, और ऑफिशियल ऐप हमारी है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप जाकर के हमारे सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं डाउनलोड करके। प्रिस्टाइन क्लासेस ऐप हमारा है। टेलीग्राम पे आप जाकर के प्रिस्टाइन क्लासेस को हम विजिट कर सकते हैं ताकि आपको यूट्यूब के सारे कोर्सेज PDF नोट्स मिल जाएँ। और हेल्पलाइन नंबर हमारा स्क्रीन पर आपको दिया गया है जिसमें आप जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम 24/7 उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए बता दें आपको कि कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है। हम क्या देते हैं आपको, क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, तो लाइव क्लासेस हमारे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हम लोग देते हैं। उसके अलावा क्लास नोट्स हमारे उपलब्ध हैं आपके लिए, डाउट सेशंस, टेस्ट सीरीज़ और प्रॉपर गाइडेंस भी आपको हमारे यहाँ मिलता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, तो NCERT एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सारे कोर्सेज हैं। IT, EP, BA, BEd, BCom, BEd के सारे कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं। कोर्स प्राइस हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, 3500 रुपये मात्र। लेकिन अभी आपके लिए ऑफर प्राइस चल रहा है जो कि है मात्र 2450 रुपये में। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले जा करके आप कोर्स को एक्सेस करें, कोर्स को विजिट करें और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि जो है पहले वही है आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसेज से। पैसेज हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको करने के लिए पहले आपको पैसेज को समझना होता है। पैसेज 3 प्रकार के होते हैं, फैक्चुअल और लिटरेरी और वर्बल। तो ये आप इसमें ये जो हमारा पैसेज आया हुआ है 2025 का, ये शिफ्ट 1 पेपर था। इसका जो पैसेज है ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट बता रहा है। किस तरह के फैक्ट बता रहा है ये हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एन ऑफशूट ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट ऑफ द 1970s। इसका मतलब है कि किसी मूवमेंट की बात हो रही है। सबसे पहले समझना है कि हमें किस चीज़ की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है। फैक्ट नंबर 1 हमारे पास आ गया। दूसरा फैक्ट है हमारे पास, ईयर बता रहा है यहाँ पे 1970 का ईयर है। इको टूरिज्म, तीसरा फैक्ट हमारे पास आता है कि ये इको टूरिज्म की बात कर रहा है। तो अब हमारे इसी पैसेज के पहले ही सेंटेंस से, पहले ही लाइन से हमें पता चल जाता है 3 फैक्ट के बारे में। हैज़ कम इनटू इट्स ओन ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स की बात कर रहा है। ये भी हमारे पास एक फैक्ट है कि 2 डिकेड्स में ये बहुत तेजी से ग्रो किया हुआ है, स्टार्ट हुआ 1970 से। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गया। थैंक्स टू एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज कंबाइंड विद अ हाई डिमांड ऑफ ट्रेवलर्स फॉर अनस्पॉइल्ड लोकेशंस। अब ये भी हमारे पास है कि ये इको टूरिज्म कहाँ आता है, कहाँ स्टार्ट होता है, अनस्पॉइल्ड लोकेशंस, मतलब ऐसे लोकेशंस जहाँ आपने ट्रैम्पल नहीं किया है, आपने पाँव नहीं रखा है, अभी आपको उसकी नॉलेज नहीं है, वो अभी ख़राब नहीं हुए हैं, मतलब उनको वैनिश नहीं किया गया है, ऐसे लोकेशंस पे ये स्टार्ट होता है। ऑथेंटिक कल्चरल एक्सपीरियंसेस, आपको एक जेन्युइन कल्चरल एक्सपीरियंस लेना है, ट्रैवल एक्सपीरियंस लेना है, तो ऐसे लोकेशंस की ये बात करता है। कंबाइंड विथ हाई डिमांड, ये भी हमारा एक फैक्ट है कि ये हाई डिमांड है। उसके बाद ये क्या करता है, एक फैक्ट और है, अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज, ये बता रहा है, ये पूरा पैसेज बता रहा है इतने सारे फैक्ट्स को। आगे बढ़ते हैं। एंड रिक्रिएशनल चैलेंजेस, और आपका मनोरंजन नहीं हो पा रहा है, लोग होते हैं मनोरंजन के चक्कर में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये जो इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म एक फैक्ट है, एक टर्म है। इस टर्म को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे ये डेवलप करता है, तो यहाँ देखने को मिलता है कि रिक्रिएशनल चैलेंजेस,
लोकेशंस हैं, अनस्पॉइल्ड लोकेशंस हैं, ऑथेंटिक कल्चरल एक्सपीरियंसेस के लिए इको टूरिज्म का डेवलपमेंट किया गया। इको टूरिज्म इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 20% एनुअली। हमारे पास अगला फैक्ट मिल जा रहा है कि एनुअली ग्रो कर रहा है कैसा, 20% पर एनम के हिसाब से, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है। आगे बढ़ते हैं इतने फैक्ट के साथ, ये फैक्ट्स हमको ध्यान में रखने हैं। और इसके बाद हमारा जो पैसेज का अगला हिस्सा है, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द टूरिस्ट इंडस्ट्री। अगला फैक्ट हमारे पास ये आ जाता है कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द टूरिस्ट इंडस्ट्री, यानी इको टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा सेक्टर है टूरिज्म इंडस्ट्री का जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। कौन सा, इको टूरिज्म। तो हमको एक फैक्ट ध्यान रखना है, इको टूरिज्म इज रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज। ये करता क्या है, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज। ये एक फैक्ट हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा ये एक जिम्मेदारी के साथ ट्रैवल करवाता है, कहाँ, नेचुरल एरियाज़ में। ऐसे हम लोग जाते हैं नेचुरल एरियाज़ में, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, हम लोग गंदगी करते हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं, कुछ भी करते हैं, बेकार कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन इको टूरिज्म क्या करता है, हमारी जिम्मेदारी को हमें एहसास करवाने के साथ साथ हमें ट्रैवल करवाता है नेचुरल एरियाज़ का। ये भी एक फैक्ट है, ये फैक्चुअल पैसेज है, इसका हमको करना है। दैट कंजर्व द एनवायरमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ लोकल पीपल। ये कंजर्व करता है, बचाता है, सुरक्षित रहता है, किस चीज़ को, एनवायरमेंट को भी सुरक्षित करता है, एंड वेलफेयर ऑफ लोकल पीपल। जो वहाँ के लोकल रिहायश लोग होते हैं, भील हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल पीपल हैं, दे आर कंजर्व्ड बाय द इको टूरिज्म। ये नॉर्मल टूरिज्म की तरह नहीं होता कि आप कैसे भी गए, कैसे भी बिहेव किए, कैसे भी आपने रहना सहना क्या किया वहाँ पे और वहाँ से वापस गंदगी करके चले, ऐसा नहीं है। इको टूरिज्म का मतलब विद द एनवायरनमेंट होता है, विदाउट एनवायरनमेंट या अगेंस्ट एनवायरनमेंट नहीं होता है। Ecotourism's principles clearly distinguish it from conventional mass tourism। अब ये भी एक फैक्ट है कि ये कन्वेंशनल मास टूरिज्म का काम कर रहा है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में आकर्षित इस पे हो रहे हैं, ये बता रहा है। टूरिस्ट कौन कौन लोग हो रहे हैं, टूरिस्ट, बिजनेसेस, ऐसे लोग जो टूरिस्ट हैं पहले से, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग, मतलब बिजनेस भी यहाँ ग्रो हो रहे हैं इको टूरिज्म में। एंड लोकल रेजिडेंट्स, और आसपास के रिहायश वाले लोग भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं या इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आर इंकरेज्ड टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट बाय रिसाइकलिंग मटेरियल्स। कैसे ये काम हो रहा है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं किया जा रहा है अपने बुरे कार्यों से, बल्कि अच्छे कार्यों से। कैसे करके, रिसाइकलिंग मटेरियल्स, यानी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिसाइकलिंग है, ठीक है, जिनको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। कंजर्विंग एनर्जी, मतलब ऊर्जा का बहुत ज़्यादा आप क्षय नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा को बचा के रख रहे हैं, एनर्जी कंजर्विंग है, सोलर पे हैं, विंड पे हैं, इस तरह की एनर्जीज पे आप डिपेंडेंट हैं। दूसरा फैक्ट हमें ये मिल जाता है। एंड वाटर, यानी आपने एनर्जी को बचाया, साथ में वाटर बचाया। सेफली ट्रीटिंग ह्यूमन वेस्ट, आपने जो भी गंदगी फैलाई उसको बढ़िया से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ये भी हमारा एक फैक्ट है, ठीक है। एंड प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज, जो भी कूड़ा आपके यहाँ से निकल रहा है टूरिज्म में, उसको आप बहुत सही तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, ठिकाने लगा रहे हैं। यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं आप, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसका यूज़ कर रहे हैं। एंड बिल्डिंग इन अ मैनर दैट फिट्स इन विथ नेचुरल सराउंडिंग्स, और आप उस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया का, उस माहौल का आनंद भी उठा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सराउंडिंग। प्राकृतिक परिवेश में रह भी रहे हैं, टूरिज्म भी कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से रख रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप इन सारी चीज़ों को ट्रैवल कर पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको टूरिज्म कहते हैं। तो ये दूसरा पैसेज का दूसरा हिस्सा था, इसमें हमें इतने फैक्ट मिल गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम इको टूरिज्म आर पास्ड ऑन टू द कम्युनिटी थ्रू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। फिनांस कैसे आता है इसमें, कैसे इन्वॉल्व होता है फिनांस, तो यहाँ पे ये पैसेज का ये सब बता रहा है कि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें काम करता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें कुछ रोजगार सृजन होता है, उससे पैसे बनते हैं, पार्टनरशिप्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े स्पॉन्सर्ड कंपनियों से हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं इको टूरिज्म के लिए, ताकि वो प्रपोज कर पाएँ, उसको प्रमोट कर पाएँ। एंड लोकल पार्टिसिपेशन,
और आसपास के जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके साथ भी पार्टिसिपेशन करके इसमें फिनेंस को जनरेट किया जाता है। इन द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, आसपास के जितने भी विकास हो रहे हैं, आसपास की जितने भी स्थानीय वस्तुएं हैं, इनको आप कैसे करते हैं, डेवलप करते हैं और मैनेज करते हैं इन सब माध्यमों से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, पार्टनरशिप करके, लोकल पार्टिसिपेशन से, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से, इस तरह से आप वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। सिनोनिमस विथ ग्रीन टूरिज्म, इको टूरिज्म को हम लोग ग्रीन टूरिज्म के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये टर्म मिसलीड भी करता है ग्रीन टूरिज्म, कई मामलों में आगे पढ़ने को मिलेगा। इको टूरिज्म प्रमोट्स कल्चरल सेंसिटिविटी, ये क्या प्रमोट कर रहा है, कल्चरल सेंसिटिविटी प्रमोट करता है। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे इको टूरिज्म का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके आसपास अगर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, कोई भी कम्युनिटी रहती है, कोई भी परिवेश पनपा हुआ है, कोई कल्चर चल रहा है वहाँ पे, उसके प्रति हम बेहद संवेदनशील रहें, उसको नुकसान न पहुँचाएं, वो भी कंजर्व रहे, वो भी डेवलपिंग रहे, उसको बिना नुकसान पहुँचाए जब हम लोग टूरिज्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड इको टूरिज्म या ग्रीन टूरिज्म। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, वहाँ की परंपराओं को हम लोग क्या करते हैं, मद्देनजर रखते हैं, उनका नुकसान नहीं करते हैं, जो परंपराएं वहाँ चल रही हैं। एंड कस्टम्स, सभ्यताएं जो विकसित हैं वो भी चलती हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी वहाँ पे कोई भी नुकसान उस तरह का नहीं करते कि वहाँ के कल्चर को, वहाँ की सभ्यता को कोई नुकसान हो सके। दैट हैज़ टर्न ट्राइबल सेरेमनीज इनटू साइड शो, इससे क्या होता है, जब हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वहाँ पे जाकर के किसी इको टूरिज्म सेंटर पे या कहीं पे भी टूरिज्म करने जाते हैं, इस सेंटेंस का कहने का मतलब है, तो वहाँ के जो ट्राइबल सेरेमनीज होते हैं, वहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं, वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं उस जगह पे रहने वाले, उनके अपने कुछ कल्चर्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, उनको भी हम वेनिश करते हैं, ट्रैम्पल कर देते हैं। लेकिन इको टूरिज्म में पूरी जिम्मेदारी से ये ख्याल रखा जाता है कि वहाँ जो ट्राइबल्स हैं, उनके सेरेमनीज को, उनके त्योहारों को, उनके चाल चलन को, उनके परंपराओं को कोई नुकसान न पहुँचे और वो साइड शो बन के न रह जाएं केवल। ठीक है, ऐसा ना हो। एंड रेलिक्स इनटू सेमिनार्स, और उनकी यादगार, उनकी चीज़ें कि सिर्फ यादगार ना बने, उनकी चीज़ें सहेजी जाएं, रखी जाएं। हम लोग क्या करते हैं, पिक्स ले लेते हैं, फोटोज़ ले लेते हैं, ये सेमिनार्स के तौर पे हम रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम गए थे वहाँ पे, उन चीज़ों को हमने नष्ट कर दिया, लेकिन हमने अपने फ़ोटो में उसको सहेज के रखा। नहीं भाई, फ़ोटो में सहेज के नहीं रखना है, उनको सीरियसली उनको बचा के रखना है। इको टूरिज्म का यही काम है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अंतिम बात ये बता रहे हैं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। इको टूरिज्म प्लेज अ पॉलिटिकल रोल, पॉलिटिकल रोल मतलब राजनीतिक तरीके से ये बिल्कुल एक बड़ा रोल अदा करता है। एंड इन इट्स सपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, इंसानों के अपने अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ने में और उसके डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने में इको टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाती, और इसके माध्यम से, इको टूरिज्म के माध्यम से वो अपने अधिकारों को संरक्षित कर पाते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स का पता चला हम लोगों को इस वाले पैसेज के इस वाले हिस्से में। अब ये हमारा अगला हिस्सा है, इसमें क्या बता रहा है, देयर इज अनदर साइड, एक और साइड है इको टूरिज्म की अच्छी बातें। अब ये और कौन सी बातें हैं, हाउ एवर टू इको टूरिज्म इट इज़ द लीस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री। अब ये यहाँ पे हम लोगों को एक नया फैक्ट पता चल रहा है कि ये रेगुलेटेड तो है, लेकिन बहुत कम रेगुलेशन, मतलब नियम कानून इस पर कुछ भी नहीं है। मतलब कोई कहीं पे भी डेवलपमेंट कर दे रहा है, किसी का कोई वो रेगुलेशन नहीं है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड और फॉर्मल एक्रीडिटेशन प्रोग्राम्स, ऐसा कोई भी सपोर्ट इस इको टूरिज्म नामक चीज़ को नहीं मिला हुआ। क्या नहीं मिला, कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है इसका, किस तरह से बनना चाहिए, किस तरह से डेवलप होना चाहिए। कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा संस्था आकर के किसी भी तरीके से डेवलप कर देती है। फॉर्मल एक्रीडिटेशन नहीं है, मतलब इसका कोई एक्रीडिटेशन नहीं है, कोई भी आपको ऑथेंटिकेशन नहीं है, कैसे भी स्टार्ट कर ले रहे हैं लोग। एनी कंपनी कैन स्लैप अ ग्रीन लेबल, कोई भी कंपनी आती है, ग्रीन का ठप्पा लगाती है कि हम हरे हैं और हम हरित को बचाते हैं, ग्रीनली हम लाना चाहते हैं, ग्रीनरी लाना चाहते हैं। और कैश इन, ये एक फ्रेज है, कैश इन ऑन द ट्रेंड, चलते हुए ट्रेंड को वो भुनाने का प्रयास करते हैं, पैसे बनाने का प्रयास करते हैं। एक दूसरा तथ्य ये भी है, एक दूसरा हिस्सा ये भी है, एक दूसरा पक्ष ये भी है इको टूरिज्म का। मतलब इको टूरिज्म है तो बहुत अच्छा, लेकिन आज भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इसको भुनाने में लगी हैं, पैसे कमाने में लगी हैं, वो वास्तविकता से अभी कोसों दूर चल रही हैं।
डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट्स आर पर्टिकुलरली गिल्टी ऑफ ग्रीन वॉशिंग। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट्स, डेवलपर्स, जो लोग इसको विकसित कर रहे हैं, उनका एक बड़ा विजन नहीं होने की वजह से, गवर्नमेंट का एक बड़ा विजन नहीं होने की वजह से वो पर्टिकुलरली गिल्टी हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा दोषी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मतलब जैसे हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं, मतलब हमारा दीवार है और दीवार पे कुछ खराबी आ गई तो हम व्हाइट वॉश करके उसको छिपाने का प्रयास करते हैं, तो एक ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। वॉशिंग कर रहे हैं बट ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं, मतलब एक लेबलिंग कर रहे हैं, ग्रीनरी का लेबलिंग कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, बस एक लेबलिंग है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। ठीक है। प्रोजेक्ट्स दैट अपीयर टू बी एनवायरमेंटली अवेयर ऑन द सरफेस, मतलब दिखाई तो दे रहा है सरफेस पे कि ये है तो ऐसा, लेकिन सरफेस पे इसका कोई नामो निशान नहीं है। डिस्ट्रॉय इकोलॉजिकली, यानी इसका जो पारिस्थितिकी है उसको बिगाड़ा जा रहा है, मतलब वहाँ की जो आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बिगाड़ करके इको टूरिज्म को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए सरकारें दोषी हैं, डेवलपर्स दोषी हैं। सेंसिटिव एरियाज ड्यूरिंग लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, और जब बड़ी बड़ी रचनाएं हो रही हैं, बड़े बड़े वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं उनको, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सेंसिटिव एरियाज खराब हो रहे हैं, जो सेंसिटिव एरिया बहुत वहाँ पे बहुत संवेदनशील एरियाज हैं, तो वो उनको भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। अल्दो इको टूरिज्म हैज़ मोटिवेटेड गवर्नमेंट्स टू एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड प्रिजर्वर्स, और ये क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी ये गवर्नमेंट्स को आकर्षित कर रहा है कि गवर्नमेंट्स आगे आएँ और स्टेबल करें। क्या स्टेबल करें? नेशनल पार्क्स, बड़े बड़े नेशनल पार्क बनावें, प्रिजर्व्स बनावें। प्रिजर्व होते हैं, टाइगर प्रिजर्व होते हैं, और गैंडा मतलब राइनो प्रिजर्व होता है। प्रिजर्व का मतलब होता है एक प्रिजर्व एरिया, एक कवर्ड एरिया जहाँ पे कुछ खास चीज़ें ही हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रिजर्व। तो उनको बनाने के लिए कहाँ पे? पुअरर कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं, गरीब हैं थोड़े, वहाँ पे। अच्छा, ये बता रहा है क्या कि प्रिजर्व करने के लिए, बट पुअरर कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एंड आइदर नेग्लेक्ट देम। जो गरीब देश हैं या जो छोटे देश हैं जिनके पास फंड ज़्यादा नहीं है, या यूँ कह लीजिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वो उन चीज़ों को क्या करते हैं? दरकिनार कर देते हैं। उनके यहाँ कोई ऐसा इको टूरिज्म का विकास नहीं हो पाता है। और टर्न टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, या तो फिर वो ऐसे इन्वेस्टर्स को ले आते हैं, ऐसे निवेशकों को लाते हैं जो प्राइवेट हैं, सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको लाते हैं और वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से इको टूरिज्म को विकसित करते हैं। हु मे बी कमिटेड टू कंजर्वेशन और एल्स वर्क फॉर देयर ओन गेन। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं ये कमिटेड टू कंजर्वेशन, वो चाहते हैं, हो सकता है कि वो चाहें कि हम चीज़ों को संरक्षित करें, या ये भी हो सकता है वर्क फॉर देयर ओन गेन, हो सकता है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करें। तो इको टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि बहुत अच्छे से 20% के रेट से ग्रो कर रहा है एनुअली, और गवर्नमेंट्स इसके लिए उत्तरदायी हैं। गवर्नमेंट्स बहुत सारे काम अच्छे भी कर रहे हैं, बहुत बुरे काम भी कर रहे हैं, बट छोटे कंट्रीज़ को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। तो चलिए, ये हमारा पैसेज था। अब इस पैसेज पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज। तो अब इसको हमको देखना है कि जो हम लोगों ने पैसेज पढ़ा उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो फैक्ट मिले, उस पर हमारा कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस नहीं है सही। ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास, इको टूरिज्म ग्रीव आउट ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट ऑफ द 1970s। 1970 के एनवायरमेंटल मूवमेंट के से ये बाहर आया हुआ है। पहला सेंटेंस ये बताता है। ठीक है। इको टूरिज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फास्टेस्ट सेक्टर है किसका? टूरिस्ट इंडस्ट्री का फास्टेस्ट सेक्टर है। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होता है। फिर इको टूरिज्म इज ट्राइंग टू टैप द क्लासिक टूरिस्ट प्लेसेस फॉर देयर पोटेंशियल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। ठीक है, क्लासिक टूरिस्ट प्लेसेस नहीं ला रहा है ये कौन से प्लेसेस को ला रहा है? ये ट्राइबल प्लेसेस को ला रहा है, प्रिस्टाइन प्लेसेस को ला रहा है, उस प्लेसेस को ला रहा है। इको टूरिज्म इज रेगुलेटेड एंड मेंटेन्स अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। अब ये क्या कर रहा है? इको टूरिज्म में रेगुलेशन लगे हुए हैं, मतलब नियम बने हैं, मेंटेन्स करता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। ऐसा पैसेज में बिल्कुल भी नहीं था, मतलब ये दोनों नहीं था। अच्छा, इको टूरिज्म इनकरेजेस रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, अल्टरनेटिव एनर्जी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। मतलब ये क्या बता रहा है? इको टूरिज्म
इनकरेज करता है किसको, रिसाइकलिंग को, एनर्जी कंजर्वेशन को नहीं, ये डिमांड करता है। क्या करता है, ये डिमांड करता है कि आप इसको करेंगे और करके इसको सही तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली, यानी दो ऑप्शंस हमारे पास सही हैं। 1970s के मूवमेंट से ये बाहर आया हुआ है और ये क्या है कि हमारा इको टूरिज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द टूरिस्ट इंडस्ट्री, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, ए एंड बी ओनली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच मीन्स टू गेन एन एडवांटेज फ्रॉम अ सिचुएशन। ये एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पैसेज है, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि ये बता रहा है, पूछ रहा है कि इस फ्रेज का, ये जो एक्सप्रेशन है इसका सही इसमें से कौन सा वाला अर्थ निकलेगा, कौन से शब्द से इसका अर्थ निकलेगा, ये पूछ रहा है। तो अब साइड शो का मतलब होता है किनारा लगा देना किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ मेन शो नहीं है, साइड शो है, मतलब एक्स्ट्रा शो है, दैट इज कॉल्ड टू गेन एन एडवांटेज फ्रॉम ए सिचुएशन। इसका मतलब होता है कोई सिचुएशन पड़ा, आपने उससे फायदा कमा लिया। क्या कमा लिया, फायदा कमा लिया। तो इसका मतलब है कम इनटू इट्स ओन, मतलब खुद ब खुद तैयार हो जाना, इसका मतलब ये है। पास्ड ऑन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाना, कहीं मतलब कहीं था और वहां से कहीं और पहुंच गया। कैश इन का मतलब क्या होता है, कैश इन का मतलब होता है किसी चीज़ को भुनाना, भुनाना, इसका मतलब भी वही है, किसी सिचुएशन का फ़ायदा लेना, इसका भी मतलब वही है, किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा लेना। यानी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन 2, वो हमारा सही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इको टूरिज्म। इको टूरिज्म के बढ़ने के, इको टूरिज्म ग्रोथ के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रिस्टाइन लोकेशंस, अच्छे अच्छे जगहों पे डिमांड बढ़ रही है लोगों के रहने की, क्या ये काम करता है। इट इज़ वेरी लुक्रेटिव इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा सेक्टर है, ये करता है क्या, मतलब ये इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, ऐसा है क्या, ऐसा तो कोई पैसेज में कुछ पता नहीं चला था। हंगर फॉर जेन्युइन कल्चरल एक्सपीरियंसेस, हंगर फॉर जेन्युइन कल्चरल एक्सपीरियंसेस मतलब जो नेचुरल कल्चरल फैक्ट्स हैं या कुछ भी सेरेमनीज़ हैं उनको एक्सपीरियंस करने की बात है। क्या उस तरह का भूख लोगों को ये कर रहा है, या शो केसेस ट्राइबल कल्चरल एज साइड शोज, या ऐसा कि ट्राइबल कल्चर जो है उनको साइड शो कर दिया गया है, ये चीज़ें जो हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा कर रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बी ऑप्शन तो हमारा सही है, इट इज़ वेरी लुक्रेटिव इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ये तो सही है हमारे पास। तो बी ऑप्शन का हमारे पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी ओनली एंड बी एंड सी ओनली। तो बी एंड सी ओनली, इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, क्या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं दिए जा रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ये जेन्युइन कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के केवल दो ऑप्शन है, बी एंड सी एंड ए एंड बी। तो हमारे पास ए सही लग रहा है। प्रिस्टाइन लोकेशंस, प्रिस्टाइन का मतलब होता है अच्छे लोकेशंस, बहुत सुंदर, जो कि खराब लोकेशंस नहीं है, जो कभी कहीं लोगों ने इस पर पाँव नहीं रखा, जिस लोकेशंस पे, ऐसे लोकेशंस का डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ऑप्शन ए एंड बी ओनली, ठीक है। इस पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज। पैसेज को पढ़ करके आपको इंटरप्रिटेशन करना है। डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट आर पर्टिकुलरली गिल्टी ऑफ ग्रीन वॉशिंग projects that appear to be environmentally aware on the surface but destroy ecologically sensitive areas during large scale construction। बड़े बड़े निर्माण होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो सेंसिटिव एरियाज जो हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनके इकोलॉजी को नुकसान पहुंच रहा है। सरफेस पे तो वो बहुत अच्छा दिखाई देते हैं, लगते हैं कि वो बहुत सावधान हैं या सचेत हैं, बट इन्वायरमेंटली सचेत हैं, बट ये सिर्फ ग्रीन वॉशिंग का काम करें। ग्रीन वॉशिंग मतलब एक लेबलिंग का काम कर रहे हैं। किस तरह के लेबलिंग का काम कर रहे हैं, ये लेबलिंग का काम किस तरह का, लेबलिंग मतलब हरी लेबलिंग का, मतलब बाहर से तो दिख रहा है कि ग्रीन ग्रीन है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट्स आर पनिश्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट,
ऐसा लिखा हुआ है कि उनको सजा दी जा रही है, किसको? डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट्स को। ऐसा तो कुछ पैसेज में था नहीं। डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट्स क्लीन अप द एनवायरनमेंट, ऐसा भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट्स यूज द टर्म ग्रीन टू मेक देमसेल्व्स अपीयर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। यानी ये बता रहा है कि डेवलपर जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और गवर्नमेंट दिखावा कर रही है कि हम ग्रीन हैं, लेकिन वो ग्रीन वास्तव में नहीं है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होता है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास? चलिए, 4 ही क्वेश्चन थे पैसेज से, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने टिक कर दिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन इसमें भरना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, इसमें सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आप देखेंगे तो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हेल्पिंग वर्ब भरने हैं तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब भरना है? तो ये सेंटेंस के हिसाब से। अब ये आपको पढ़ना है कौन से ग्रामर के, कौन से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने को मिलेगा। रोहित गॉट रियली एंग्री विथ अस एंड स्क्रीम्ड नॉन ऑफ यू। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भरना है इज, वाज, वर एंड आर। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा भरेंगे। तो ये हम देखेंगे कि रोहित हमसे क्या हो गया कि बहुत क्या हो गया? दुखी हो गया, और उसने चिल्लाते हुए बोला कि नॉन ऑफ यू माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स है, ये प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये प्लूरल आ गया तो इसी के हिसाब से नॉन ऑफ यू, अब ये प्लूरल है, इसमें से नन किया है। नन ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई भी नहीं, यानी प्लूरल है तो इसमें से प्लूरल होता है। इसका नन ऑफ यू अगर आता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन चूंकि माई फ्रेंड्स लगा हुआ है यहाँ पे, नन ऑफ यू आर माई फ्रेंड्स, नन ऑफ यू इज माई फ्रेंड, और यहाँ फ्रेंड्स लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा ये वाला ऑप्शन टिक करेगा कि आर माई फ्रेंड्स, नन ऑफ यू आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे प्लूरल है या सिंगुलर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, एक्टिव पैसिव। क्लासेस चल रहे हैं अभी एक्टिव पैसेज के, आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। प्रेस्टाइन क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्रेस्टाइन क्लासेस नाम से ऐप है हमारी, उस पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। अभी एक्टिव पैसेज के क्लासेस चल रहे हैं उस पर। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, इसमें से पहचानना है कौन से वाला एक्टिव फॉर्म सही है। अब ये एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है तो ये पैसिव दिया होगा। माई पेंटिंग्स आर टू बी एग्जिबिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई द न्यू आर्ट गैलरी। ये एक सेंटेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का है, तो हमें वही सेंटेंस खोजना है जो प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। सबसे पहले ये काम करना है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में टेंस नहीं बदलता, टाइम नहीं बदलता, टाइम सेम रहता है। तो हमको सबसे पहले खोजना है कि कौन सा वाला है प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का हमारे पास एक ये मिल जाएगा, मतलब इज वाला मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये विल बी लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? विल बी लगा हुआ है, तो विल बी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर में जाएगा। अब इज है, हैज़ है, हैज़ है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे? तो हमको देखना है कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा न्यू आर्ट गैलरी है, तो न्यू आर्ट गैलरी ये हमारा हो गया। यहाँ भी न्यू आर्ट गैलरी आया, यहाँ भी न्यू आर्ट गैलरी आया। अब हमको देखना है कि ये टेंस कौन सा है। ये टेंस हमारा प्रेजेंट का इनडिफिनिट दिख रहा है। कौन सा दिखना है? इनडिफिनिट। लेकिन ये इनडिफिनिट नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट आपके लिए। R2 है तो हमको इज टू का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इज टू का, क्योंकि आर जो लगा है माई पेंटिंग्स लगा है, ये फ्यूचर में है, लेकिन जब इसको हम यहाँ खींच करके लाएंगे न्यू आर्ट गैलरी हो जाएगा, तो इसके लिए इज का प्रयोग होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। द न्यू आर्ट गैलरी इज टू एग्जिबिट माई पेंटिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है चूज द करेक्ट वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू सम अप द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब ये ऑप्शन आ गया, अब ये ऑप्शन आ गया। अब ये ऑप्शन आ गया। अब ये कौन सा वर्ड है? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू सम अप द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पीपल हु हैव। अब ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है इसको डिफाइन करना है। पीपल हु हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइक,
स्ट्रॉन्ग फीलिंग किस चीज़ का, डिसलाइक का और फियर का, मतलब डर हो, पसंद न आए, इस तरह का होना चाहिए। किससे, ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए, सफ़र फ्रॉम, ऐसे लोग जब सफ़र करते हैं, जब फॉरेनर्स आ रहे हैं मेरे संपर्क में या मैं जब उनसे मिल रहा हूं तो मुझे उनसे घृणा हो जा रही है, नफरत हो जा रही है, मैं पसंद नहीं कर रहा हूं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन सारी स्थितियों को कहते क्या हैं। ये पहला ऑप्शन है क्लास्ट्रोफोबिया। अब आपको ये समझना है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में फोबिया लग जाता है, क्या लग जाता है, फोबिया लग जाता है, जैसे कि इन सभी शब्दों के लास्ट में लगा हुआ है फोबिया, तो ये हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फियर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, फियर को। जब भी फोबिया होगा, फोबिया मतलब कोई ना कोई फियर है, ठीक है, ये हो गया। अब ये चारों के चारों फियर हैं, मतलब फोबिया है। अब कौन सा फोबिया फॉरेन लोगों से बचाता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन सा फोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया मतलब क्या है, ये सराउंडेड, क्लास्ट्रो मतलब होता है सराउंडेड प्लेस, फोबिया ऑफ सराउंडेड प्लेस मतलब घिरा हुआ जगह है, बंद जगह है, छोटा कमरा है, छोटा जगह है और वहां पे कोई फंस जाए तो उसको जो डर महसूस होता है, जो फियर महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से तो ये नहीं हुआ, क्योंकि फॉरेन पीपल से, दूसरे लोगों से, दूसरे कंट्री से, अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, तो इसका तो मतलब नहीं हुआ। अब हमारा क्या है अगला ऑप्शन, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ग्लासोफोबिया। ग्लासो नाम यहां दिया, फोबिया मतलब डर, ग्लासो मतलब शीशे से। जब फियर विथ ग्लास, फियर फ्रॉम ग्लास, ग्लास मतलब शीशे से डर हो गया, तो एक्रोफोबिया क्या करता है, फियर फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से डर लग रहा है, ऊंचाई पे पहुंच गए हैं और उससे डर लग रहा है। ये इस वाले लास्ट वाले ऑप्शन से ग्लास से डर लग रहा है, शीशे से डर लग रहा है। अब ये हमारे पास एक ऑप्शन बचा, तो ऐसे भी आप जान सकते हैं कि ये एक ऑप्शन बचा तो आप वही हो जाएगा आपका, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया मतलब जेनो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप परिचित हो, अनफेमिलियर लोग हैं। तो जब विदेशी लोगों से बात होती है, विदेशी लोगों से डर होता है, तो हमारा जेनोफोबिया होता है। जेनोफोबिया विदेशियों से डर, अनजान लोगों से डर जो होता है या डिसलाइक होता है, तो जेनोफोबिया होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, चूज अ सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड इंडिक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इंडिक्ट का मतलब, सिनोनिम पूछा है, क्या पूछा है, सिनोनिम। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर दोषारोपण कर देना। क्या कर देना, दोषारोपण कर देना। तो दोषारोपण करने के लिए कौन सा वर्ड आता है, अक्यूज वर्ड आता है, अक्यूज। अक्यूज मतलब होता है दोषारोपण करना, तो ये होता है। रिप्रीमेंड का मतलब होता है आलोचना करना। कंडेम का भी मतलब होता है आलोचना करना, किसी को किसी के बारे में बुरा भला बोल देना, वो चीज़ होता है। अलीग मतलब दोषारोपण कर देना। अक्यूज मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में क्या कर देना, वो दोष लगा देना, दैट इज कॉल्ड वो। अलीग का मतलब होता है आपका वही आलोचना करना या किसी के ऊपर आलोचना करना, ठीक है, बुराई करना। अक्यूज मतलब होता है दोषारोपण। तो ये हमारा तीसरा नंबर सही होगा। इंडिक्ट का मतलब होता है अक्यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट हैज एन एरर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। सेंटेंस है, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें किसी पार्ट्स में एक गलती है, तो आपको उस गलती को, इस एरर को पहचानना है। ये टॉपिक जो एरर स्पॉटिंग है, उस एरर स्पॉटिंग में से आया हुआ है। द मेजॉरिटी ऑफ द, ये हमारा टॉपिक है, द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल रिकमेंड दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसको डिवाइड कर दिया गया है 4 पोर्शंस में। 4 पोर्शन है, इसमें से कौन सी गलती है, तो सबसे पहला पोर्शन है द मेजॉरिटी ऑफ द, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड, यहाँ तक है। तो प्रोफेशनल्स है, रिकमेंड है, ये तो सही है, प्लूरल ये भी है, ये भी प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, ये भी सेंटेंस पूरा का पूरा सही लग रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है, बस यही दिक्कत आ रही है, द मेजॉरिटी ऑफ द, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए था, यहाँ सिंपली यहाँ पे द नहीं होता, द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स।
फिक्स कंप्यूटर प्रोफेशनल्स नहीं है, सभी प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। जब सबकी बात हो रही है, कॉमन लोगों की बात हो रही है, तो हमको द लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी हमारा ये जो वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे द लगा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं होगा। इसको सही से कर देते हैं हम। ये द जो है ये ही गलत तरीके से प्रिंट हो गया है यहाँ पे, यानी हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन, 1 का ए, 1 का ए, तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ द कंप्लीमेंट्री क्लोज इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? लेटर राइटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। लेटर राइटिंग से आया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? जब पूरा लेटर आपने लिख दिया तो 1-2 लाइन का, बहुत मैक्सिमम 2 लाइन, मतलब 1 लाइन का एक इंट्रो तो नहीं कर सकते, आउट्रो, मतलब लास्ट लाइन होता है जिसको हम कुछ कहना चाहते हैं, कंक्लूजन करना चाहते हैं, कंक्लूड करते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हुए कंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है? देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ठीक है? आई विल बी या आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है? तो ये कहाँ क्या बताता है? ये कंक्लूजन बताता है और रिस्पेक्ट बताता है। तो रिस्पेक्ट और कंक्लूजन का ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है? बाकी ये अर्जेंसी ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर ये नहीं बताता है, ये सब्जेक्ट होगा। टू इनवाइट द रेसिपिएंट टू रिस्पॉन्ड, टू इनवाइट द रेसिपिएंट टू रिस्पॉन्ड, तो ये सीसी बीसीसी में चला जाएगा। टू इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ द लेटर, ये भी हमारा शुरुआत में सैल्यूटेशन में ही आएगा। ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस नहीं हुए, हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? थर्ड ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अब यहाँ पे पैसिव, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया एक्टिव पैसिव से। भाई तो आपको तैयार रहना है पेपर्स के लिए। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस आएंगे, स्पॉटिंग एरर से आएंगे, तो कई तरह के टॉपिक्स हैं। और अभी तो आपका आया हुआ था कि स्पॉटिंग एरर है, तो उससे भी आया हुआ था, तो ये सारा कुछ है। तो पैसिव फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका आपको क्या करना है? सही इसमें से चुनना है कौन सा पैसिव फॉर्म है। सेंटेंस हमारे पास एक्टिव ये दिया हुआ है। ठीक है? एक्टिव सेंटेंस है हमारे पास। दे आर बिल्डिंग अ न्यू स्कूल, आर प्रेजेंट है ये हमारा, बिल्डिंग अ न्यू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये वर्ब हो गया हमारा, ये वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया प्रेजेंट का। एंड क्रिएटिंग 2 न्यू रोड्स, ये 2 सब्जेक्ट, 2 एक्शंस इसमें जुड़े हुए हैं फॉर एक्सेस। ठीक है? अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट है, न्यू स्कूल और 2 न्यू रोड्स। ठीक है? और 2 वर्ब है हमारे पास। ठीक है? तो 2 वर्ब जुड़े हुए हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब हमारा प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले हमको इसमें ढूंढना है प्रेजेंट वाला कौन सा सेंटेंस है। तो प्रेजेंट वाला हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? हैड हमारे पास क्या है? पास्ट है। हैड हमारे पास ये नहीं होगा। वाज हमारे पास क्या है? पास्ट है। अब हमारे पास प्रेजेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, हैज़ और इज। ठीक है? अब हैज़ कौन सा है? परफेक्ट का है। किसका है? परफेक्ट का। ठीक है? तो परफेक्ट तो है नहीं हमारा, ये कौन सा है? प्रेजेंट का इंडिफिनिट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि आर लगा है और आईएनजी लगा है, तो कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस कौन सा हो गया? इज के साथ बीइंग लगता है पैसिव में, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस, वो भी प्रेजेंट का। प्रेजेंट का क्यों? क्योंकि इज लगा हुआ है, इज एमआर के साथ बीइंग लगा हुआ है, तो आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या है? वो बिल्कुल सही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि भी अब कौन सा क्वेश्चन है? सिलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक। देखिए भाई, हम लोग जब भी कोई टॉपिक छोड़ते हैं कि सर ये वाला तो बड़ा छोटा है, इससे तो नहीं ही आएगा, उसी समय उस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। तो ये आ गया भैया आपका ऑथर एंड द बुक, ऑथर और वर्क्स, ऑथर एंड बुक, राइटर एंड द बुक, दैट इज द टॉपिक। ठीक है? अब यहाँ पे एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, बुक का नाम दिया हुआ है पंचतंत्र, पंचतंत्र नाम दिया हुआ है। पंचतंत्र के बारे में पूछा कि पंचतंत्र किसकी किताब है? फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, इनके नामों में से आपको चुनना है कि पंचतंत्र किसका है। पहला ऑप्शन है चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य यानी कौटिल्य, अर्थशास्त्र। सुधा मूर्ति जी हैं, इनकी भी कोई बुक है। झुम्पा लाहिड़ी हैं, पुरानी लेखिका हैं, उनकी भी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए पंचतंत्र में है क्या चीज़। पंचतंत्र एक ऐसी किताब है जिसमें जानवरों के माध्यम से
जंगली जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनकी कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को और अपने जीवन में एक ज़रूरी लेसन सीखते हैं, जीवन से जुड़े हुए लेसन सीखते हैं। दैट इज़ द बुक पंचतंत्र। पंचतंत्र 5 तरह की तंत्रों के बारे में, मतलब अलग अलग तरह के योजनाओं के बारे में, कठिनाइयाँ कहाँ आ सकती हैं, किस किस तरह के चालाक लोग हो सकते हैं। तो जानवरों की कहानियों के माध्यम, पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से ये किताब में शिक्षाओं को बताने का प्रयास किया गया है। और इसके लेखक कोई और नहीं, विष्णु शर्मा हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विष्णु शर्मा का ये लिखा हुआ किताब है। आगे बढ़ते हैं। चूज अ सुटेबल एंटोनिम। देखिए एंटोनिम सिनोनिम से आ गया भाई आपका क्वेश्चन। फॉर द वर्ड कॉन्ट्राइट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कॉन्ट्राइट का मतलब पहले समझ लीजिए कि कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को किए हैं, खराब काम किए हैं, बुरा काम किए हैं, और आपको महसूस हो रहा है कि आप खराब काम किए हैं और आप क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। तो क्षमा प्रार्थी हैं तो अपोलोजेटिक हो गया। कंसाइज हो गया, मतलब कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ करना, मतलब छोटे में, ज़्यादा बड़े में नहीं करना, दैट इज़ कंसाइज। अब दो शब्द है, इम्पेनिटेंट है, ये एक शब्द है, और हर्टफुल है। हर्टफुल मतलब जो दर्द देता है, जो परेशान करता है। इम्पेनिटेंट का मतलब भी यही होता है। ये दोनों ही शब्द इसके लिए यूज़ होते हैं अपोजिट में, बट जो सबसे नियरेस्ट वन है वो है हमारा क्या? हर्टफुल है, इसलिए हमको हर्टफुल ही सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशंस दैट डू नॉट फीचर इन नोटिस और एडवर्टीजमेंट। लेटर राइटिंग, अगेन जब भी आप कोई टॉपिक छोड़ने का प्रयास करते हैं तुरंत कोई ना कोई ऑप्शन आ जाता है। ये हो गया आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग से आ गया। अब ये पूछ रहा है कि नोटिस में, कोई नोटिस अगर दिया हुआ है या कोई एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, तो इन चारों में से क्या ऐसा चीज़ है जो नहीं आएगा, जो नहीं यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये क्या किया जाए? इन्फॉर्म किया जा रहा है। ये भी क्या है? नोटिस है। काइंडली कंसेंटेड टू बी, ध्यान रखा जाए, किसको? पत्र में। किसमें? पत्र में। पत्र में हम बोलते हैं कि जिनके लिए पत्र लिखा है काइंडली कंसेंटेड टू बी, उन्हीं को ही दिया जाए, किसी और को नहीं दिया। द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशंस। कंपनी क्या कर रही है? एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है। ये एडवर्टीजमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? एडवर्टीजमेंट बता रहा है। यू आर कॉर्डली इनवाइटेड, ये क्या है? निमंत्रण है। क्या है? निमंत्रण है। ठीक है, और ये क्या है? द इवेंट विल बी हेल्ड, ये भी क्या है? नोटिस है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं क्या है? नॉट फीचर बोल रहा है। नॉट फीचर रहना चाहिए, नोटिस और एडवर्टीजमेंट में नहीं होना चाहिए। तो ये भी एडवर्टीजमेंट में आता है, यानी नोटिस में आता है। काइंडली कंसेंटेड टू बी, ये भी ध्यान रखने की बात हो रही है। अच्छा नीचे से स्टार्ट कर दे। द इवेंट विल बी हेल्ड, ये भी एडवर्टीजमेंट है या नोटिस है कि एडवर्टीजमेंट आपका ये इवेंट कब रखा जाएगा, नोटिस की बात हो रही है। ठीक है, यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड, ये क्या है हमारा? ये नोटिस नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। नोटिस भी नहीं है और एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। ये क्या है? निमंत्रण है। ये एक लेटर है, पर्सनल लेटर है ये। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो नोटिस में या एडवर्टीजमेंट में आती हैं। तो ये ऑप्शन हो गया। और कौन सा ऑप्शन है भाई? अब ये तो पहला हो गया डी ऑप्शन। कौन सा वाला? डी ऑप्शन। और उसके बाद एक ऑप्शन और है, डी वाला ऑप्शन कौन कौन सा है? पहले वाले में डी नहीं है, दूसरे वाले में डी नहीं है, तीसरे वाले में डी नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है? चौथा वाला है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी एंड बी। डी एंड बी कौन सा है? काइंडली कंसेंटेड टू बी। ठीक है, ये दोनों जो है ये बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये लेटर में यूज़ होता है और ये इनविटेशन लेटर में यूज़ होता है। दोनों लेटर के पार्ट हैं, बाकी सारे के सारे नोटिस या एडवर्टीजमेंट के पार्ट हैं। जबकि हमको खोजना है जो नहीं आते हैं नोटिस या एडवर्टीजमेंट में। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? चौथा सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड दैट मीन्स द आफ्टरवर्ड और कंक्लूजन ऑफ अ लिटरेरी वर्क। जब कोई साहित्यिक रचना का अंत आता है, समाप्ति होती है, कंक्लूजन होता है, उपसंहार होता है, तो इसमें से क्या लिखा जाता है? इसमें से क्या लिखा जाता है? ये अपने नाम में ही सारा कुछ बता रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखिए क्या क्या बताता है। सबसे पहला क्या ऑप्शन बता रहा है? सबसे पहला दिखा रहा है प्रोलॉग। क्या बता रहा है? प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब पहले। जब लिटरेरी वर्क के शुरुआत में ही आ गया, दैट इज लॉग मतलब होता है, लॉग मतलब होता है वार्तालाप, यानी बातचीत, कम्युनिकेशन या मैसेज। कम्युनिकेशन और मैसेज,
लॉग मतलब मैसेज, ठीक है। प्रो मतलब पहले, बिफोर यानी जो लिटरेरी वर्क, कोई भी लिटरेरी वर्क है, कोई भी साहित्यिक काम है, उसमें अगर पहले कोई मैसेज आया है दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, आफ्टरवर्ड पूछ रहा है। आफ्टरवर्ड मतलब लास्ट में। डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच में, मैसेज बिटवीन टू, ठीक है। ये भी नहीं हुआ क्योंकि हमको क्या चाहिए, आफ्टरवर्ड चाहिए, ये भी बीच में आएगा। मोनोलॉग, मोनो मतलब होता है सिंगल, मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए। डायलॉग ऑफ वन, कोई एक खड़ा है और बस बोले जा रहा है। एपीलॉग, ये है हमारा एपीलॉग। एपीलॉग को ही बोलते हैं कंक्लूजन मैसेज। एपीलॉग को ही क्या बोलते हैं, कंक्लूजन मैसेज। ये आपके हर लिटरेरी वर्क में लास्ट में आता है कि ये लिटरेरी वर्क कैसा है, किसी एक खास व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है कि ये ऐसे करेगा और ये बुक ये बताती है, ये बताती है, ये बताती है, दैट इज कॉल्ड एपीलॉग। एपीलॉग लिखने के लिए आता है कि एपीलॉग, किताब का एपीलॉग कहाँ पे लिखा है, बुक का एपीलॉग कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, नरेशन से आया आपका क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आपको सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो देखने की बात है कि पहले, सबसे पहले तो देखते हैं कि सेंटेंस में दिया क्या, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आ गया, पहले ही आपको पता चल गया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कब होता है। इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है हुर्रे। कौन सा, हुर्रे। अब आपको देखना है कि इसमें से हुर्रे कहाँ आया है। अलास सैडनेस को बताता है, वाओ वंडर को बताता है, एक्सलेम्ड विथ वंडर होता है यहाँ पे तो हो जाता। ब्रावो क्या बताता है, ये बताता है ब्रेविटी को बताता है, ठीक है। लेकिन ये जॉय है, क्या है, जॉय। तो जॉय के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है, हुर्रा। तो आपका ऑटोमेटिकली आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया, ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। सिंपल था, ये बहुत कठिन नहीं था, बस आपको शब्दों का ध्यान रखना है और इसको ही देख करके पकड़ना है। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये भी आपका किस चीज में से आया हुआ है, नरेशन में से आया है। नरेशन के दो क्वेश्चंस आपको तुरंत बैक टू बैक मिल गए। नरेशन अभी हमारे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप ऐप विजिट कर सकते हैं प्रिस्टाइन क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के, वहाँ सारे कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, बने रहिए लास्ट तक, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप हमारे कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं, कोर्सेज भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे मन से कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो अभी हमारे पास ऑप्शन गिवन बिलो है। हमारा क्वेश्चन सेंटेंस क्या है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेड टू कर रहा है, आस्क कर रहा है, क्या कर रहा है, आस्क कर रहा है। जब क्वेश्चन सेंटेंस होता है तो यहाँ सेड टू की जगह पे क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है। अब हमको देखना है कि इसमें आस्क्ड कहाँ पे आया हुआ है। तो आस्क्ड हमारे पास एक आया हुआ है, एक इंक्वायर्ड भी है, ठीक है। लेकिन अब हमको देखना है कि कैन को हमको बदलना होता है कुड में, किस में बदलना होता है, कुड में बदलना होता है, ठीक है। और यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, मी के हिसाब से बदल जाएगा। तो मी हमारा यहाँ मी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई कुड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई कुड होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि इंक्वायर्ड भी है, आस्क भी। इंक्वायरी मतलब भी होता है पूछना, और आस्क मतलब भी होता है पूछना। लेकिन हमको सब्जेक्ट क्या चाहिए, आई चाहिए, और साथ में कैन का पास्ट फॉर्म चाहिए हमको। तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है, क्या होता है, कुड। यहाँ मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये कुड होता है, तो ये कुड चाहिए हमें। तो कुड कहाँ पे भैया, यहाँ तो नहीं है, बाकी ये दोनों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे आता है, आई कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। इसका मतलब है कि हम लोगों का ऑप्शन संख्या 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू रिप्लेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनसे इस वाले को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो हमको ध्यान रखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया हुआ है ये। अब हमको समझना है कि अ स्पीच इन अ प्ले। प्ले मतलब होता है नाटक, क्या होता है, नाटक, प्ले ड्रामा, ठीक है। अ स्पीच मतलब भाषण चल रहा है, नाटक में कोई भाषण चल रहा है। विच अ कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर है, कर रहा है भाषण, अलोन ऑन द स्टेज,
स्टेज पे खड़ा होकर, जैसे मैं स्टेज पे खड़ा हो गया और मैं अकेले ही भाषणबाजी किए जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनने वाला नहीं है, सामने ऑडियंस बैठी हुई है, उससे मतलब नहीं है, स्टेज पर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, मतलब अकेला कैरेक्टर भाषणबाजी कर रहा है, दैट इज क्या होता है। अब ये समझते हैं कि मोनोलॉग का मतलब क्या। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, लेकिन यहाँ सिंगल रहेगा कब, जब दो लोग तो हैं लेकिन उसमें केवल एक ही बोल रहा है, केवल एक ही बोल रहा है, हैं दो तीन चार हो सकते हैं लेकिन बोलने वाला कितना है, एक है, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। ठीक। कोलोकी क्या होता है, कोलोकी क्या होता है, कोलोकी आप जब कई लोगों के साथ बात करते हैं, कई लोगों के साथ कम्युनिकेशन में बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में कई लोगों के साथ बात कर रहे हैं, मतलब 10 12 15 लोग हैं और सबसे वार्तालाप चल रही है, दैट इज कॉल्ड कोलोकी। ठीक है। अब हमारा अगला ऑप्शन आता है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, ऐसा भाषण, आप सीधा सीधा बात नहीं कह रहे हैं, कुछ घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। कहना वही है कि भैया सबसे दोस्ती नहीं करना है, सबसे दुश्मनी भी नहीं करना है, हम अपनी जगह पे सही हैं, हम सबसे मिलके चलेंगे। कहना सीधा था लेकिन हम इसको घुमा फिरा के जब कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन। ये हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा सोलिलोकी। सॉलिटरी से बना हुआ है सोली, और लॉकी का मतलब होता है डायलॉग। ठीक है। वार्तालाप जब सोली होता है, अकेला होता है, अकेला अकेला होता है, तो सोलिलोकी होता है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने और इसमें सही ऑप्शन इसमें भरना है। ठीक है। देखते हैं भाई, ये भी चमत्कार देख लिया जाए। एक्सक्यूज मी दिस ट्रेन स्टॉप एट रायपुर, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कोई भाई। तो अब दिस ट्रेन है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। अब दिस ट्रेन स्टॉप, अब जब बात करते हैं, पूछते हैं, मतलब करंट सिचुएशन में, तो वो पास्ट होता ही नहीं। जब कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं अभी के लिए और स्टॉप का प्रयोग किए हुए हैं, कोई करंट में काम पूछ रहा है, कोई करंट के एक्शन की बात हो रही है, तो वो पास्ट में नहीं जाता, यानी डिड नहीं हो सकता, वाज नहीं हो सकता। अब बच गया डज और डू, कौन सा होगा। दिस ट्रेन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमको पता है कि हम लोग डू का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिकली ये ग्रामर में से आएगा आपको, और आप इसको टेंस में आप इसको रख करके देख सकते हैं, उसमें आ जाएगा, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में रख सकते हैं, दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा फिर एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है। सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन पूछा है। सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ये लेटर में सबसे लास्ट में लगते हैं। सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन, कोई भी लेटर है, फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी है, उसमें जब लास्ट में जो आप लिखते हैं योर सिंसियरली वगैरह वगैरह, डियर सर, ऐसा ऐसा कुछ आता है, तो ऐसा जो चीज़ लास्ट में आता है, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, सैल्यूटेशन किसको बोलते हैं, शुरुआत में आता है, एकदम शुरुआत में, जैसे आपने बोला डियर फादर, डियर मदर, ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सबसे लास्ट में योर सिंसियरली, योर थैंकफुली, ऐसा आता है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, फॉर अ फॉर्मल लेटर के लिए आप कौन सा इसमें से सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मल लेटर का मतलब जब ऑफिशियल बातें करते हैं आप, ऑफिशियल, उसमें कोई भी अपनापन नहीं रहेगा, टू द पॉइंट होगा और सीधी सीधी बात होगी। ठीक है। उसमें कोई अपनापन, प्यार वगैरह, मोहब्बत, प्रेम मोहब्बत कोई भी नहीं, कोई अपनापन, कोई भाईचारा नहीं, उसमें ऑफिस की बातें होती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, डियर अमित, योर्स फेथफुली, डियर अमित, जब किसी को आप नाम के साथ बुलाते हैं और पूरा नाम नहीं लेते तो वो आपका अपना हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। डियर सर मैडम, योर्स लविंगली, लविंगली क्यों कहता है, जब पर्सनल सर मैडम हो गए, मतलब आपकी बातें पर्सनल हैं और आप पर्सनली जानते हैं सर को, लविंगली हो गया। ठीक है। डियर ब्रदर, भाई पर्सनल नहीं हो सकता, इनफॉर्मल हो जाएगा वो, योर्स ट्रूली, ये हो गया आपका, तो इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल क्या है, डियर मिस्टर मेहता, आप नाम नहीं लेते, उनका टाइटल पुकारते हैं डियर मेहता, और योर्स सिंसियरली, आपके आभार से, ये होता है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये सही है कि फॉर्मल लेटर का ये अंग है, ये पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा। क्लासेस में हमारी आने वाली हैं फॉर्मल लेटर, लेटर कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, लेटर्स में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है, और ये कंटेंट आपको एक्सेस अगर करना है तो आप यूट्यूब पे भी बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो प्रेस्टाइन क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप उसको विजिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स को विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। भैया ये वोकेबलरी है, वोकेबलरी का एक क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको पता करना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। ये वाला कंट्रोवर्शियल, नहीं एकदम नहीं। कंट्रोवर्शियल ये वाला सीएल, कंट्रोवर्शियल। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रावर्शियल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे CIL था, यहाँ पे कॉन्ट्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, एल एल आ गया, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। ये वोकेबलरी का है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही है हमारा, कंट्रोवर्शियल। आपको चेक करेंगे जाकर के डिक्शनरी में तो आपको मिल जाएगा। कंट्रोवर्शियल मतलब होता है, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादित, कोई भी चीज़ विवाद में आ गया तो दैट इज कॉल्ड विवादित, ठीक है। अब मतलब झगड़े वाली बात हो गई, कोई क्लियर नहीं है, झगड़े वाली बात हो गई, ऐसा वैसा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 23 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको ध्यान रखना है +4 की मार्किंग है, -1 की भी माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी पढ़ना है टू द पॉइंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दैट इज़ वेरी सैड न्यूज़। अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट करना है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कौन से ऑप्शन से करेंगे, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, भैया पहचानना पड़ेगा आपको। दैट इज़ वेरी सैड न्यूज़। इफ़ अर्लियर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अर्लियर की बात हो रही है। वुड हैव, अगर वुड हैव आ जाए फ्रेज में, आपको हमेशा आपको पास्ट की बात हो रही है। ये वुड हैव का मतलब पास्ट, तो जब पास्ट की बात हो रही है और हैव आया, वुड हैव आया, तो आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में इसमें से कौन सा ऑप्शन है भैया, कौन सा ऑप्शन है, इन तीनों में से तो कोई नहीं दिख रहा है हमें। कौन सा दिख रहा है, आई हैड नोन, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन आपको जाना पड़ेगा। क्यों पास्ट परफेक्ट गए हैं आप, क्योंकि पहले तो यहाँ अर्लियर की बात हो रही थी, पहले की बात हो रही थी, और दूसरा यहाँ पे क्या साइन दे रहा है, वुड हैव दे रहा है। वुड हैव पास्ट बताता है, पास्ट टाइम को बताता है। जब पास्ट टाइम की बात हो तो टेंस भी हमको पास्ट में ही चाहिए। पास्ट में यहाँ पे ये था, ये था, ये था, लेकिन यहाँ पे वुड हैव दोनों आया हुआ है, तो हैव की वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ रहा है, हैड लगाना पड़ रहा है। आई हैड नोन अर्लियर, आई वुड हैव ट्राइड टू हेल्प हर, ठीक है। ये तो हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। और इसके बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा, और ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन आज की यहीं हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले इंफॉर्मेशन के साथ। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर ऑफ द ऑप्शंस गिवन। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको एरर पहचानना है। एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है ये आपका, और ये आ गया आपका दूसरा सवाल एरर स्पॉटिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जान लीजिए आप। एक भी टॉपिक छोड़ते हैं इसे, यानी आप अपना 4 नंबर खराब करते हैं, ठीक है। 4 नंबर हो सकता है, 8 नंबर भी हो सकते हैं, कभी कभी तो पैसे छोड़ देते हैं तो 5 क्वेश्चन चले गए, 4 क्वेश्चन चले तो 16, 18, 20 नंबर भी आपके जा सकते हैं। आई हर्ड अबाउट दैट द डायरेक्टर सेड टू देम दैट ही डिड नॉट think it necessary that he should have to agree with everything that they proposed, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, अब इसमें हमको कहाँ पे गलती दिख रही है, तो पूरा सेंटेंस आप देखेंगे आई हर्ड अबाउट दैट। अब यहीं पे पहला एरर तो यहीं दिख जा रहा है, अबाउट भी और दैट भी है, बारे में की नहीं भाई, एक रहेगा आई हर्ड दैट चाहे आई हर्ड अबाउट द डायरेक्टर सेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दैट यहाँ पे आपका कंजंक्शन लगा हुआ है, तो अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। पहला तो ये हो गया, द डायरेक्टर सेड टू देम, ये भी ठीक है। दैट ही डिडंट, देखिए यहाँ पे दैट लगा हुआ है लेकिन अबाउट नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ दैट कंजंक्शन लगा हुआ है। ही डिडंट थिंक इट नेसेसरी दैट ही शुड हैव, पास्ट में है, ये भी पूरा सेंटेंस पास्ट में है, पूरा सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ एरर नहीं है। टू एग्री विथ एवरीथिंग, ठीक है, ये भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। दे प्रपोज्ड, ये भी पास्ट में है, तो पास्ट में पूरा सेंटेंस है। बस एक ही एरर यहाँ पे दिख रहा था, अबाउट। अब देखेंगे अबाउट वाला सेक्शन कहाँ पे है, आई हर्ड अबाउट दैट द डायरेक्टर सेड टू देम, तो अरे सॉरी, ये दैट वाला सेक्शन यहाँ पे, अबाउट वाला सेक्शन हमारे पास कहाँ पे है, ये वाला सेक्शन हमारे पास है अबाउट वाला। बाकी और सारा तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं कौन सा वाला ए ऑप्शन को हम लोग टिक करना है, तो 1 का ए है हमारा, तो ये ही हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का था एनसीटी के एग्जाम्स के लिए, आईटीपी के एग्जाम्स के लिए 2026 के लिए पीवाईक्यू हमारा 2025 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये हमारा। जल्दी ही हम हाजिर होंगे आपके लिए शिफ्ट 2 के पेपर्स के साथ। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है, वो आप लेते जाइए, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है हमारा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम उपलब्ध हैं 24 घंटे 7 दिन। लाइव क्लासेस भी हम देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमारी हैं, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक। क्लास नोट्स भी हम उपलब्ध करवाते हैं, जो कि एड ऑन है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता। डाउट सेशंस हम देते हैं बिल्कुल भी
फ्री टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ बिल्कुल उपलब्ध है और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलते हैं, वो भी पूरा का पूरा कस्टमाइज्ड आपके हिसाब से, आपकी बात पे। हमारे कोर्सेज कौन से हैं? एनसीटी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, आईटीपी के, बीए बीएड के और बीकॉम बीएड के, यानी लगभग सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। कोर्स की प्राइस जहाँ तक बात की जाए तो मात्र 3500 रुपये है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। हाँ, लेकिन केवल 3500 नहीं है, आपके लिए एक बम्पर डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट में आपको यही कोर्स आपको 2450 रुपये में मात्र मिल जाएगा। तो इस कोर्स को जल्दी से जल्दी आप अवेल कर सकते हैं। कोर्स हमारा उपलब्ध है हमारे ऐप पे, प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। आप जाएं वहाँ पे, विजिट करें और कोर्सेज को वहाँ पे परचेस करके एक्सेस करें। थैंक यू। आज के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।